Hello student, now the new chapter chemical kinetics is very important chapter. Okay, now what is the chemical kinetics? The branch of physical chemistry which deals with the branch of physical chemistry मतलब इसमें क्या क्या डील होता है देखो. रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पता करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in chemical kinetics chapter. So first we discuss about the rate of reaction. The short name is ROR, rate of reaction. Now what is the rate of reaction? Change in concentration of reactant or product with respect to time. मतलब जो concentration term होता है reactant का और प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कितना चेंज हो रहा है वो हमें पता करना है. इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं अभी और भी डिटेल में. तो देखो जनरली हमें यहाँ पर 3 टाइप के रिएक्शन को देखना होता है, लेकिन उसमें से हमारा मेन कौन सा होता है. देखो वेरी फास्ट रिएक्शन. तो देखो वेरी फास्ट रिएक्शन यू नो वेरी वेल, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं 10⁻⁻⁶ सेकेंड में, मतलब बहुत ही फास्ट रिएक्शन में क्या बना देते हैं. ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन. देखो NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं AgCl व्हाइट पीपीटी. और देखा होगा जब आप लोग ने लैब में प्रैक्टिकल करते हो कोई पीपीटी बनता है प्रेसिपिटेट तो वो तुरंत बनता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता, जैसे ही आपने डाला तुरंत उसने अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया. इट मींस दिस इज अ आयनिक रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका हम नहीं पता कर सकते. एंड वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन. देखो आयरन को रस्ट लगने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं. तो जनरली इसको प्रैक्टिकली इसको भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. दिस इज नॉट यूजफुल. नाउ द मॉडरेट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमें जितने भी रिएक्शन पढ़ने तो वो हमारे क्या होंगे मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन में हमें किसको देखना है मॉलिक्यूलर रिएक्शन. एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन. देखो N2 + 3H2 gives 2NH3. दिस इज अ हैबर प्रोसेस रिएक्शन. एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं इनके. देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ NH3. तो यहां पे देखो बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद इन फाइनाइट टाइम. यहां पर तो ये तुरंत क्या होता है तुरंत मतलब फाइनाइट टाइम में हम पता कर सकते हैं. तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर, लेकिन इसमें कोई फाइनाइट टाइम नहीं होता, ये तुरंत रिएक्शन दे देता है. और स्लो में भी क्या होता है बहुत लेट में रिएक्शन होगा, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं करते प्रैक्टिकली. देखो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. हम एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं. नाउ सपोज यू हैव द फर्स्ट एग्जांपल 2A + 3B gives C. देखो दिस पार्ट इज रिएक्टेंट एंड दिस पार्ट इज प्रोडक्ट. तो इसका हम एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान से समझिएगा. एवरेज रेट तो एक्चुअली क्या होता है हमें पता है कि ये दिस पार्ट इज रिएक्टेंट दिस पार्ट इज प्रोडक्ट. तो एट दैट मतलब इनिशियल में तो ये क्या होगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं. जैसे कुछ टाइम के बाद क्या होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो एवरेज रेट हम फाइंड कैसे करते हैं. देखो एक्चुअली ये पार्ट कौन सा होता है इसका रिएक्टेंट पार्ट एंड दिस पार्ट इज प्रोडक्ट. तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो हम जनरली इसको क्या करते हैं नेगेटिव में लिखते हैं रिएक्टेंट पार्ट को माइनस. तो कोफिशिएंट जो होता है वो डिवाइड में जाता है 1/2, भाई कोफिशिएंट नीचे आता है. और इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखते हैं डेल कॉन्सेंट्रेशन A/ΔT, मतलब कितने टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. इज इक्वल्स टू, ये सभी क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं. अब देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसका कोफिशिएंट क्या है, तो देखो इसको भी हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट. तो 1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन B/ΔT. तो रेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज. और देखो प्रोडक्ट में क्या है देयर इज नो कोफिशिएंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है बनता है, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पे 1 है. और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि रेट ऑफ एवरेज रेट क्या है रिएक्टेंट के लिए क्या हो रहा है
डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, 100% क्लियर, ओके। और हमेशा याद रखना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव, अगर यहाँ पे 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 4c है। क्लियर। अब सेकंड देखो, 3x + y = 2z, तो एवरेज रेट भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो ये नेगेटिव में होगा, ये दोनों नेगेटिव में होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब समझो रेट ऑफ एपीरियंस, एपीरियंस मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट साइड वाला, और डिसएपीरियंस क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो देखो चाहे आपसे वो बोले कि रेट ऑफ एपीरियंस और रेट ऑफ डिसएपीरियंस दोनों ही क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होगा। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ जेड, तो ये याद रखना कि जब हम किसी का पर्टिकुलरली हम किसी एक का अगर हम रेट ऑफ एपीरियंस और डिसएपीरियंस फाइंड करते हैं तो इसके आगे हम कोफिशिएंट नहीं लगाते। तो देखो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ जेड, मैंने सिंपली क्या लिखा है, डेल जेड अपॉन डेल टी, और ये क्या लगा दिया, मॉड। मॉड से क्या पता चल रहा है कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्लियर, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ एक्स, हम यहाँ पे शो भले ही करते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक का पूछेंगे तो वहां पर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ एक्स, एक्स का देखो यहाँ पे 1/3 मैंने नहीं लिखा, सिंपली क्या होता है, ये सिंगल होता है, तो डेल एक्स बाय डेल टी। मतलब रेट ऑफ डिसएपीरियंस मतलब एक्स क्या हो रहा है, कितने उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है कितने टाइम पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्चुअली रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो देखो एक्स का भी क्या लिखा है, डेल एक्स बाय डेल टी। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का हम किस में रखते हैं, सेकंड में, तो यूनिट क्या बना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर यही चीज गैस के लिए होगा तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, एटीएम। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, और टाइम सेकंड, तो एटीएम सेकंड इनवर्स। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है हमें, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। देखो अभी हम इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी एक के लिए पूछेंगे तब हम उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हटाना है आपको, सीधा मॉड लगा दो। तो देखो एवरेज रेट ये क्या है, कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो -1/4 डेल NH3 है ना। क्लियर। O2 के लिए देखो ये है, NO के लिए देखो ये दोनों नेगेटिव में है और ये दोनों किस में है, पॉजिटिव में। कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में आ जाएगा। तो द रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ NO, तो देखो क्लियर, सिंगल लिखते हैं तब हम कोफिशिएंट यूज नहीं करते। रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ O2 देखो सिंगल लिखा है, अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो मॉड लगा देना। तो रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ NH3 देखो इसमें भी सिंगल लिखा है, मॉड लगा दिया। क्लियर, ओके, 100%। चलो, N2 + 3H2 gives 2NH3 during the formation of ammonia 2 moles of N2 disappears in 1 minute। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखो, इसका फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ NH3। द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। देखो सिंपली पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का वो बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट। देखो इसके आगे 1 है तो नेगेटिव में है, ये 1/3 नेगेटिव में और ये +1/2 है। अब इसमें दिया क्या है, देखो N2 का दिया हुआ है, यानी इस पार्ट का गिवन है, तो देखो मैंने इसको हमेशा पॉजिटिव में लिखा है। ठीक है, तो डेल N2 डिवाइडेड बाय डेल टी, यही वाला पार्ट। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसका मोल कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल्स दिया हुआ है 2 और लीटर कितना है, वॉल्यूम 1, और टाइम कितना है 1 मिनट सिंपली। अब मिनट को मैंने किस में चेंज किया, सेकंड में, तो 2 डिवाइडेड बाय 60 यानी 1/30। अभी चलो मान लो नेगेटिव में लिख भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेगेटिव में लिख भी रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। देखो कैसे, अब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें N2 को तो पता चल गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सबके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो देखो N2 का फाइन हो गया। तो ROR = 1/1 डेल N2 बाई डेल टी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/30 माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में है। देखो तो क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/30। क्लियर, क्लियर 100%। ओके, अब पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है।
ठीक। अब यहाँ पे पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू, इसके बराबर भी होगा। अब इसको देखो क्या किया है, रेट ऑफ रिएक्शन अभी कितना है आपका 1/30, तो 3 1/30। अब मैंने ये नेगेटिव में तो मॉड लगा दिया, तो ये क्या है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखो कितना आ जाएगा 1/10। सी देखो क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी ये वाला पार्ट। तो देखो फिर से हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब ये 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू ROR की वैल्यू 1/30, आंसर आ गया 1/15। क्लियर, 100% क्लियर। ओके ओके क्लियर। नाउ द नेक्स्ट 2N2O5 गिव्स 4NO2। अब देखो ये भी गिवन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करना। क्लियर, मैं भी नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ओके, इस क्वेश्चन खुद से करना। अब देखो नाउ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अभी हम क्या कर रहे थे, डेल टी, मतलब एक टाइम, एक पर्टिकुलरली टाइम पे हम करते हैं। तो यहां पर फॉर वेरी स्मॉल डेल टी, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है फॉर वेरी स्मॉल डेल टी, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यानी डेल टी इज 0, या डेल टी को ही हम किस में रख सकते हैं, स्मॉल टी, मतलब बहुत ही स्मॉल टी, मतलब कितना, 0 के बराबर। यानी डेल टी को हम कैसे लिखेंगे, अब dt के फॉर्म में लिखेंगे। और dt क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, मतलब हम बहुत ही कम टाइम के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम एवरेज में इतना नहीं कर सकते, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, वही चीज है, पूरा वही है, बस डेल की जगह पे क्या लग जाएगा, डी फॉर स्मॉल चेंज, या है ना, या स्मॉल डेल टी के लिए। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बेस में हम देख रहे हैं। तो देखो क्या पढ़ा था हम लोग ने कि रिएक्टेंट एज कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्लियर, ये तो हमने जनरली किसके लिए पढ़ा था, पीछे वाले पार्ट के लिए, जहां पर एवरेज रेट पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट देखें तो देखो ये भी वही है ग्राफ, ये भी वही है, ये रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट सी, प्रोडक्ट सी है ना यहाँ पर देखो, और रिएक्टेंट क्या है हमारा ए और बी दोनों है, ए के लिए हम पता कर रहे हैं। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ साथ क्या होगी, डिक्रीज, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होगी, टाइम के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज। तो हम यहाँ पे देखो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा इसका, देखो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और ए के लिए क्या यूज होगा, dA/dt। क्लियर, और इसके लिए स्लोप क्या होगा, जनरली प्रोडक्ट का क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, इसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, dC/dt। कोफिशिएंट नहीं लगते, ठीक है, क्लियर, ओके 100%। ओके, अब देखो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, N2 + 3H2 gives 2NH3, फाइंड ROR, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो देखो इसमें आपको ऐसे ग्राफ बना मिलेगा, यहाँ पे दिया है 10, 6, और यहाँ पे दिया है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। ये किसमें दिया है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी है वर्सेस टाइम किसमें दिया है, इन सेकेंड में। अब ध्यान से देखो, पहले तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बना लो, सिंपली बना लिया, इजी है ना, ये बना लोगे। अब देखो इसका हमें dH2 हमें निकालना है, स्मॉल चेंज। तो देखो dH2/dt इंस्टेंटेनियस रेट है, तो dH2/dt क्या होगा, इसका स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या 100%। तो देखो स्लोप का dH2/dt का क्या होगा, इसका स्लोप, यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस है। तो y में क्या है, ये y1/y1, और ये क्या है y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, और नीचे वाले के लिए क्या होता है, x2 - x1। तो क्या आंसर आया इसका, -2 मोल, या ना 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसकी कॉन्सेंट्रेशन आई, dH2/dt की। क्लियर, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया, यानी हमें ये पता चल गया, ये वाला पार्ट 1/3 नहीं, ये वाला पार्ट। तो देखो ये लिखा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 dH2। अब देखो 1/3 तो है ही ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू क्या आई, -2, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो 2/3 आ गया। क्लियर, हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 भी फाइंड करना। ओके, तो डिसअपीयरेंस ऑफ N2 मैंने यहाँ पे फाइंड नहीं किया, आप कर सकते हो। तो देखो डिसअपीयरेंस ऑफ N2, अब ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका कितना आया, 2/3, तो इसके हिसाब से निकाल दो, dN2 की भी वैल्यू वही आएगी। सिंपली करके देख लेना, प्रैक्टिस करना। मैंने यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 नहीं निकाला, ये आपको निकालना है। ओके,
Okay, clear? Okay, now the next question, 2p plus 3q gives r, find ROR or rate of appearance of r. तो देखो ऐसा ग्राफ दिया होगा आपके पास, यहाँ पर ये एंगल दिया होगा लेकिन हमें ये एंगल फाइंड करना होगा. एक्चुअली हम स्लोप में ये वाला एंगल देखते हैं, ये एंगल गिवन होगा आपके एग्जाम में. देखो क्यू के लिए दिया हुआ है वर्सेस टाइम, क्यू कॉन्सेंट्रेशन यानी इसकी. तो पहले इसका फिर से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लो, वही है फॉर्मूला. अब देखो ये दिया है डी क्यू बाई डी टी के लिए स्मॉल अमाउंट के लिए, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा. अगर ये 45 होगा तो ये कितना होगा 10 135 का कितना होता है 180 माइनस कितना 45, तो इसका कितना हो जाएगा -1. ओके 10 माइनस 1045 इज इक्वल टू -1 है ना. 135 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 10 ब्रैकेट में 180 माइनस 45, तो यानी -1045 और 1045 की वैल्यू होती है 1. माइनस में तो माइनस में आएगा. देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला आपने, अब आपको ये पता चल गया रिएक्शन में, तो यानी ये वाला पार्ट पता चल गया. तो अब इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं. देखो लिखा मैंने. अब ये 3 कहाँ चला गया, अभी चलो ये तो हमें पता चल गया. अब 3 और ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है देखो -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. क्लियर? अब रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ आर, अब पहले तो हम क्या निकालते रेट ऑफ एपीरियंस. ठीक है, तो देखो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ आर, आर कौन सा था ये वाला. देखो इसके आगे भी कोफिशिएंट वही है, तो देखो तो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी. तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1, इसके आगे तो 1/1 ही है इंटू ROR. अब ROR कितना आया था अभी देखो 1/3, तो वही आंसर आ गया सेम. क्लियर? 100%. नहीं आया तो पूछना दोबारा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 2a plus b gives 3c. फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a एट 5 सेकेंड. क्लियर? देखो ग्राफ ऐसा गिवन होगा, तो यानी यहाँ पर एंगल दिया होगा 30, ऐसा कुछ दिया होगा, तो हमको पता है कि अगर 30 है तो 150 होगा. क्लियर? 5 सेकेंड में पूछा है इसका. देखो b वाले का गिवन है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम निकाल लेते हैं. dB बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 10 150, तो इसका आ जाएगा -10 180 माइनस 30 यानी -10 30 यानी -1/√3. अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन हम इस फॉर्मूले का बना सकते हैं. देखो वही बना हुआ है, ये माइनस में और ये प्लस में. अब हमें किसके इसका वैल्यू पता चल गया इसका, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/1 dB बाई डी टी. तो dB बाई डी टी ये दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया 1/3 यानी रेट ऑफ रिएक्शन आ गया. अब जब रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, अब हमें किसका निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का निकालना है. तो हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA बाई डी टी. अब हम इसको क्या बोला था कि हमने, अगर ये नेगेटिव में तो मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो और ये 2 क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ROR, तो 2 इंटू ROR मतलब 1/3, तो करके ये निकाल सकते हो. अब अगर जैसे इसमें पूछा होता कि रेट ऑफ, जैसे इसमें दिया नहीं है, रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ C, तो देखो रेट ऑफ एपीरियंस भी मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है. ROR इज इक्वल टू 1/3 DC बाई डी टी. अब इसको हम फिर मॉड में रख लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ROR की वैल्यू गिवन है 1/√3, तो ये आ गया √3 मोल. क्लियर? 100%. ओके, वेरी गुड. नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स. देखो पहला क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट. किस किस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी ये कैसा है रिएक्टेंट हमारा. अगर आयनिक होगा तो बहुत फास्ट रिएक्शन दे देगा, अगर कोवेलेंट होगा तो इस पे पॉसिबल होगा, लेकिन इस पे पॉसिबल नहीं होगा. तो रिएक्टेंट भी कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है. अगर इस टाइप का रिएक्टेंट अगर लोगे तो बहुत ही वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता कर सकते. देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, यानी फाइनाइट टाइम पे हम इसको हम पता कर सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. यानी द सेकेंड पॉइंट, होमोजीनियस रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस मतलब एक तरह से कहा जाए कि आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं. होमोजीनियस मतलब, अब होमोजीनियस 2 टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस में बना, तो होमोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अच्छा होता है. या कह सकते हैं कि होमोजीनियस अगर रिएक्टेंट होंगे हमारे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. हेट्रोजीनियस मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड, तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही देर में होता है. क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट फॉर केमिकल नेचर. अगर देखो केमिकल नेचर के हिसाब से है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब हमारा रिएक्टेंट जितना ज्यादा कम स्टेबल होगा उतना ही हमारा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जब फास्ट होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन, एक CH3COOH और एक HCOOH। इसका रेट ऑफ रिएक्शन किया हमने तो ये मिला CH3COO माइनस और H+, और इसको किया तो ये मिला। तो देखो अब यहाँ पे नेगेटिव है और इस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और इसमें क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। तो यानी इन दोनों में अगर पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका अच्छा होगा, तो इसका अच्छा होगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है। क्लियर। अब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो फिजिकल स्टेट में सबसे अच्छा कौन सा होता है, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्योंकि सॉलिड के बीच में क्या होता है, नो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इनके बीच में कोई रैंडम मोशन नहीं होता है, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, काफी स्पेस होता है, तो यानी ये इजिली क्या कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है इनका ज्यादा, यानी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर पूछे कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट सबसे अच्छा किसका होगा, तो आप बोलोगे गैसियस वाले का, और सबसे कम सॉलिड का। क्लियर। द नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो सपोज आप जैसे चाय पी रहे हो, अब चाय में अगर आपने शुगर के क्रिस्टल डाले बड़े बड़े क्रिस्टल डाले और एक नहीं बनाया चाय, उसमें इसने शुगर के पाउडर डाले, तो पहले कौन सा, पहले शुगर किस में डिसॉल्व होगा, डेफिनेटली पाउडर वाला, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो वही चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, उतना ही अच्छा हमारा रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट होगा। देखो शुगर पाउडर इज ग्रेटर देन शुगर क्यूब, डिसॉल्व इन मिल्क, वाटर एंड सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी। बहुत सारे फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है या लाइट सेंसिटिव रिएक्शन, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको दिखता है H-nu, ये क्या देता है, फोटोन देता है, यानी ये क्या दे रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसके कारण। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, इंक्रीज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, विच स्पीड अप डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अप भी कर सकता है, डाउन भी। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो अप करेगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो डाउन कर देगा। तो सेट्स अप एन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विच लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो कैसे, अभी क्या था, आपने एक ग्राफ बनाया, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ होता है। तो ये रिएक्टेंट वाला है। अब एक टाइम के बाद ही तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। चलो रिएक्टेंट का ये वाला पार्ट देखो, ग्राफ कुछ ऐसा बना, और इस पॉइंट को, स्ट्रेट ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से लेकर यहां तक में, पहले वाले का एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक है। देखो सेट्स अप द अल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक है, रिएक्टेंट से लेते हैं, यहाँ रिएक्टेंट से लेकर इस पाथ तक लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, देखो फास्ट हो गया, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, लो, देखो लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो SO2 प्लस O2, ये क्या होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 में ये यूज होता है। इसमें देखो NO का रोल क्या कर रहा है, कैटलिस्ट, यानी इस रिएक्शन में NO रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर ये कैटलिस्ट ना डालते तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होता, नहीं। क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा रोल है, और हर बार इसी से क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी और कॉम्पिटेटिव में भी। तो देखो अभी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे टेम्परेचर, बाद में इन डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डेफिनेटली भाई जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 और 3 टाइम्स। ये अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, किस में पढ़ेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन में, जिसका फॉर्मूला होता है K = A.e⁻A/RT। अभी हम जनरली यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे करेंगे इसमें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो ये पॉइंट जरूर आप एग्जाम में पढ़ के जाना। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम लोग अभी तक यही पढ़ते हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी हो सकता है कि अगर हम कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड भी हो सकता है, कोई भी उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड्स ऑन वन और ऑल और नन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, मतलब सब पे भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट में भी कर सकता है, प्रोडक्ट में भी कर सकता है, कैटालिस्ट में भी कर सकता है और अनइफेक्टेड भी हो सकता है। तो देखो रेट लॉ अगर हम लोग पढ़ते हैं, रेट लॉ explain the dependence of rate of reaction on concentration of species in reaction, and the second, the dependence is very complex. The dependence is very complex at its changes with change in concentration of species. We only study the simplest form of dependence. देखो एक्चुअली ये सब हमने लिखा है, इसको पढ़ना नहीं है। रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड पे डिपेंड करता है, सिंपली एक्सपेरिमेंटल पे। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है रेट लॉ की तो एक्चुअली उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, परफेक्ट। तो देखो यहां पे लिखा है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैंने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन को बोला डबल हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन और दोनों ही डबल है तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। अब देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने अभी मान रहे हैं हम इसको, रेट बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्क्वायर, बी की पावर 2। तो रेट लॉ क्या है, ये आपका आर क्या है, रेट लॉ। के क्या है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के, और ए की पावर है 1 और बी की पावर है 2। और ये किससे आया, बाय एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है तो डेफिनेटली ये सही होगा। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन आया, लॉ ऑफ गोल्डबर्ग ने बोला कि सिंपली क्या करो, आप इसमें जो आपके कोफिशिएंट दिख रहा है फॉर्मूले में उसको आप यहां पुट कर दो। एक्चुअली गोल्डबर्ग और वागे सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन को दे तो रहे ये, लेकिन ये उसी रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, गोल्डबर्ग और वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि क्या हो, सिंगल स्टेप में हो रहा है। अगर जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स स्टेप में या मल्टी स्टेप में हो रहा है उसके लिए गोल्डबर्ग और वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रॉन्ग है। लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली पॉसिबल फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, नॉट मोर देन स्टेप रिएक्शन, या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब देखो जनरली क्या है इसके अंदर, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। अब यहां पर जैसे जनरली अब हम इसमें कैसे रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते, देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमको ये पता नहीं है कि आगे 2 है, ये गोल्डबर्ग का आगे होता तो सिंपली इसके आगे 2 रख देता और V के आगे 1, तो बोल देता थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये रॉन्ग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। अभी हमने क्या माना, A की पावर x और B की पावर माना y। तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ कि A की पावर x और B की पावर y। A क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। y भी वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल सब हो सकता है। और x + y क्या होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो x + y यहां पे लिखा है मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, यही इनके जो कोफिशिएंट, ये x और y क्या होते हैं, इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। इसको हम जनरली n के बराबर भी मान सकते हैं। ये भी क्या हो सकता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। तो x + y इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के क्या है, रेट कांस्टेंट, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका आर क्या होगा, के A की पावर x और B की पावर y। इफ मान लेते हैं कि यहां पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 है, A और B की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो AB = 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 K। क्लियर, सिंपल। अब देखो यूनिट ऑफ K फाइंड कैसे करते हैं, इसी से पता चलता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। K से ही पता चलता है डिपेंडेंस अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो K क्या है, अब भाई जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना, ROR = K, तो K डिसाइड करता है इसका कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखो K का फॉर्मूला क्या है, ROR का क्या बताया था मैंने, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो उसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर x, मोल पर लीटर की पावर y। वेरीफाई करने के बाद सीधा फॉर्मूला क्या आएगा, ये।
अब सिंपली अगर आपको 0 ऑर्डर का पूछा तो यहाँ 0 लगा दो तो यूनिट मिल जाएगा। फर्स्ट पूछता है तो 1 लगा दो तो यूनिट मिल जाएगा। सेकंड पूछता है तो यहाँ 2 लगा दो, यूनिट मिल जाएगा। तो ये इसके यूनिट इस टाइप से फाइंड किया हुआ है। अब सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि इफ k इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये वैल्यू गिवन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बोलोगे यार कैसे करना है ये, तो इसकी यूनिट देखो, ये यूनिट से पता चल रहा था। देखो आपने क्या किया, इसकी यूनिट लिखा और ये वाला मेन फॉर्मूला लिख दिया ऊपर वाला ये। अब देखो यहां पर क्या है, सेकंड इनवर्स कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस एन और यहाँ पे क्या है -2, यानी ये दोनों कॉमन है तो इसका पावर जब सेम होगा तो हम दोनों को लिख सकते हैं 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2, यानी क्या आ गया n इज इक्वल टू 3, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर, सेम यही है 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो अब यहां पर कुछ इस टाइप का मेथड दिया हुआ है। अब इसको जनरली अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही पढ़ना है आपको। ओके, थैंक यू।